नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यह बड़ी खबर आ रही है। सीएम आवास पर मंत्रियों की बड़ी बैठक और मंत्रियों का पहुंचना लगातार शुरू हो गया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बैठक में पहुंच चुके हैं और मंत्री अनिल कुमार, मंत्री जेपीएस राठौर भी पहुंच रहे हैं। तो मंत्री नितिन अग्रवाल, दयाशंकर मिश्र, दयालु भी लगातार बैठक में पहुंच रहे हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम आवास में मंत्रियों की बड़ी बैठक चलने वाली है और सीएम आवास पर मंत्रियों का पहुंचना लगातार शुरू हो गया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बैठक में पहुंच चुके हैं। मंत्री अनिल कुमार, जेपीएस राठौर, नितिन अग्रवाल, दयाशंकर मिश्र, लगातार ये जो मंत्री हैं वो इस बैठक में पहुंचने के लिए लखनऊ सीएम आवास पहुंच रहे हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। लखनऊ में मंत्री नितिन अग्रवाल, दयाशंकर मिश्र, दयालु भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठक में पहुंच चुके हैं। सीएम आवास में यह बैठक होने जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि इस बैठक में आखिर सबसे खास क्या कुछ होने जा रहा है और लगातार बैठकों का दौर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हो रहा है और इसके एवज में आज एक और बैठक सीएम आवास में मंत्रियों की यह बड़ी बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा ली जा रही है। तो सीएम आवास पर मंत्रियों का पहुंचना लगातार शुरू हो गया है। आपको एक बार और रिकॉल करा देते हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बैठक में पहुंच चुके हैं। मंत्री अनिल कुमार, मंत्री जेपीएस राठौर, मंत्री नितिन अग्रवाल, दयाशंकर मिश्र, दयालु भी इस बैठक में पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त के लखनऊ से। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर सीएम आवास में यह बैठक शुरू होने वाली है, जिस बैठक की अगुवाई मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, ये जो बैठक होने जा रही है और इस बैठक में ये जो मंत्री आ रहे हैं, आखिर इस बैठक में क्या कुछ खास होने जा रहा है? आसिफ, क्या जानकारी आपके पास? देखिए शिवम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोर टीम की यह तीसरी बैठक है। इससे पहले 2 बैठक हो चुकी है और यह कोर टीम मुख्यमंत्री की 30 मंत्रियों की बनाई गई है, जो आज उपचुनाव को लेकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट सौंपेंगे। बता दें कि लगातार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की यह मंशा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका देखने को मिला था बीजेपी को, उसकी पुनरावृत्ति न हो और यही वजह है कि माफ कीजिएगा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव नजर आ रहे हैं। 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, इसकी कमान खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। और आज जो बैठक हो रही है, बैठक शुरू हो गई है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंच चुके हैं। और इस बैठक में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों से रिपोर्ट मांगेंगे और यह रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से ली गई है। और सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बैठक में जो 10 सीटें हैं उस पर किस तरह से विजय पताका फहराया जाए, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ बीजेपी में जिस तरह से खटपट की खबरें आ रही थी, उस पर जो है फोकस करना और दिखाने की कोशिश की जा रही है इस बैठक के जरिए कि हर चीज आल बिल है, क्योंकि इसमें दोनों यही सवाल आसिफ, यही सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अभी तक हमने जो भी देखा, जो भी बैठक हुआ, उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री 1/3 बैठकों में नदारद थे, यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। अब सवाल यह कि ब्रजेश पाठक इस बैठक में आ रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य नहीं है। बाकी के मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह है, अनिल कुमार है, जेपीएस राठौर है, नितिन अग्रवाल है, दयाशंकर मिश्र है। केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट आपके पास? आसिफ, देखिए शिवम, 2 बैठकें हो चुकी हैं। 2 बैठकों में भूपेन्द्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नदारद थे। जो बैठक हुई थी उससे दूरी बना दिए थे। तो इससे
कई मायने निकाल कर देखे जा रहे थे। कहीं न कहीं खटपट की भी खबरें आ रही थी, जिससे यूपी में खासकर जो बीजेपी है वह एक दो राह पे खड़ी थी। और जिस तरह से दिल्ली की सियासत काफी हावी हो गई थी, कई दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कर चुके थे और जो प्रयास लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बड़ा झटका लगा है बीजेपी को और जिस तरह से ये डिफीट मिली है, बड़ी हार मिली है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में कंफ्यूजन की स्थिति चल रही थी और अंतरकला भी खुलकर देखने को मिली, क्योंकि कई ऐसे बयान आ चुके हैं। अगर बात करें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। उनके इस बयानों के कई मायने निकाल कर देखे जा रहे थे। आज जो मुख्यमंत्री की टीम 30 की जो बैठक होने वाली है, उसमें ब्रजेश पाठक पहुंच चुके हैं। हालांकि कहा भी जा रहा है कि इस बैठक का हिस्सा केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे, लेकिन अब जिस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही कि बीजेपी में आलिंगन है, लेकिन कहीं न कहीं कंफ्यूजन और रार अब भी बाकी है। और जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों के चुनाव की कमान अपने हाथों में ले रखी है, अगर अंतरकला रही तो यह जो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का 10 सीटों पर जीतने की मंशा है, कहीं न कहीं इस पर पानी फिर सकता है और इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन उठा सकती है। आसिफ, एक तो ये बैठक कितनी लंबे चलने वाली है, क्योंकि इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है ये सस्पेंस है। अब सस्पेंस कब तक टूटेगा, एक तो ये कोई कब तक चलने वाली है बैठक, दूसरा अब चूंकि बैठक में ब्रजेश पाठक आ गए हैं, तो यानी ये कहा जा सकता है कि अभी ये जो मनभेद और मतभेद देखने को मिल रहा था डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में, ये 50% ठीक हुआ है, क्योंकि ब्रजेश पाठक बैठक में तो है लेकिन केशव प्रसाद मौर्य नहीं है। यानी कि जो गले की हड्डी है वो मतलब आधी ही बाहर आई है, आधी तो अभी भी गले में अटकी पड़ी हुई। देखिए, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा था केशव प्रसाद मौर्य को लेकर और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा हमला भी बोला था कि वह योगी को हटाकर कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य को बैठाया जा सकता है। और जिस तरह से दिल्ली में कई बार बैठक हुई, यहाँ तक कि राजधानी लखनऊ में भी बैठकों का दौर चला, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए, लेकिन जो अंदर खाने से जो खबर आती रही और जो देखने को मिला, इससे साफ अंदाजा लगाया गया कि बीजेपी में आल इज वेल नहीं है। और जिस तरह से आज केशव प्रसाद मौर्य के अभी तक पहुंचने की सूचना नहीं है, इस पर भी अब कहीं न कहीं सियासत और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। और इससे यह साफ कहा जा सकता है कि विपक्ष के जो आरोप है वह कहीं न कहीं अब सही दिखाई दे रहे हैं। भले ही ये इस मीटिंग में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं और जो उनके मंत्री हैं, चाहे अनिल कुमार हो, चाहे जेपीएस राठौर हो या फिर दयाशंकर, हालांकि जो टीम बनी है मंत्रियों की उपचुनाव के लिए, इसका गठन भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। सबसे महत्वपूर्ण चेहरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ भूपेंद्र चौधरी हैं। अगर तीनों अनदारत रहते तो मान लिया जाएगा कि इस बैठक में सब कुछ ठीक नहीं है। और जिस तरह से चर्चाएं चल रही है यूपी की सियासत में, और जो मंत्री कभी अपनी जुबान नहीं खोलते थे, लोकसभा चुनाव के बाद जो झटका मिला है, ऐसे मंत्रियों की जुबान भी ठीक है। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सपा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन बिल का विरोध वो करेंगे। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। कर रहे हैं और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल
तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए? तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। इन्होंने पहले एंग्लो इंडियन का छीना था, आपको पता होगा। एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। अभी सुनने में आ रहा है, एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे। तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें। एक स्टूल किट नेता है, वो बहुत किट कर रहे हैं, किट। मुझे लगता है उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं, ये उधार पे बैठे हुए हैं, उन्हें हुक्म मिलता है तो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। कम से कम इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जाति जनगणना की बात करनी चाहिए, और जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमारा जो साथी कह रहा है, सहारनपुर में जिस तरह की घटना हुई है, पीलीभीत में एक महिला खेत पे गई, उसके साथ गलत घटना हुई। आज सुनने में आ रहा है अयोध्या में भी घटना हुई, और कन्नौज की मैं बता दूं, एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ जो घटना हुई, और पुलिस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर के एक झूठी कहानी बनाई, उसे पेड़ पे लटका करके बताया कि पेड़ पर वो अपनी आत्महत्या की, और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये पोस्टमार्टम किसकी वजह से नहीं हुआ है? वहां के बीजेपी के नेता हैं जिनकी वजह से पोस्टमार्टम उस बेटी का नहीं हुआ है। हम तो आपकी तरफ से मांग करेंगे कि जिस बेटी को पेड़ पर लटकाया गया था कन्नौज की, जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसका दोबारा पोस्टमार्टम कर करके, और जो उसके बीजेपी के कार्यकर्ता नेता शामिल थे, उन पर भी इसी तरह बुलडोजर चलाया जाए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, खबर मथुरा से है, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकराने से 3 कांवड़ियों की मौत हो गई है। महादेव मंदिर पर गंगा जल चढ़ाकर लौट रहे थे तीनों कांवड़ियों, जिस दौरान ये घटना हुई। घायल कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। तो सुरीर थाना इलाके के सुरीर कस्बे की ये घटना है जो हम आपको बता रहे हैं। तो मथुरा में ये भयानक हादसा हुआ है, और इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकराने से 3 कांवड़ियों की मौत हो गई है। घायल स्थिति में कांवड़ियों को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने तीनों कांवड़ियों को मृत घोषित कर दिया है। तो सुरीर थाना इलाके की ये घटना है जो हम आपको बता रहे हैं। तो मथुरा से बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। भीषण सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकराने से 3 कांवड़ियों की मौत हुई। महादेव मंदिर पर गंगा जल चढ़ाकर कांवड़िए लौट रहे थे, जिस दौरान ये दुर्घटना हुई, और इस दुर्घटना में घायल कांवड़िया जो थे वो घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। तो घटना पूरी वो सुरीर थाना इलाके की बताई जा रही है। इस खबर पर हमारे साथ मोहम्मद फारूक हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। फारूक, इस पूरी घटना को लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? फारूक, बड़ा ही गंभीर और काफी बड़ी दुर्घटना है। ये राया नौजील मार्ग है, जहाँ पर कांवड़िए जो है तीनों मोटरसाइकिल पर आए थे, और वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर पर कांवड़ चढ़ाकर घर लौट रहे थे। बाइक सवार तीनों कांवड़िए ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसे, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली भी तेज गति से चल रही थी, और ये लोग जो है अनियंत्रित हो गए। इनकी जो बाइक थी वो ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए फोर्स के साथ में, और सुरीर कोतवाली के अंतर्गत का ये मामला है। राया नौजील रोड और
सोमवार को दोपहर वृंदावन की गोपेश्वरनाथ मंदिर में ये डाक कावड़ चढ़ाकर घर लौट रहे थे। जी शिवम। फारूक, इस पूरी घटना को लेकर इसमें किसकी गलती थी? ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर वो पकड़ में आया कि नहीं? गलती किसकी थी? पुलिस की तरफ से अभी तक इस पूरी घटना को लेकर कोई अधिकारी बयान सामने आया है फारूक? जी बिल्कुल शिवम, ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने पकड़ लिया है जी। क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली जो है हमेशा अनियंत्रित होकर चलती हैं और उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है, यानी गति को वो बहुत तेजी से जो है रोड पर चलाते हैं। कहीं कहीं रोड खराब होने की वजह से भी उनकी जो तेज गति होती है उससे भी जो है अनियंत्रित होती है। और ये लोग जो पीछे से जा रहे थे तो ये तेज गति, इनकी भी गति कुछ तेज थी और इनकी जो है बाइक है वो शिवम सीधी ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे हिस्से में घुसी है जाकर, जिससे जो है फारूक, ये तीनों कांवड़िए जो जल चढ़ाकर लौट रहे थे, ये एक तो कहां के रहने वाले थे, दूसरा क्या इनके शव का पोस्टमार्टम अभी तक कराया गया या नहीं कराया गया है इसको लेकर, और तीसरा कि अभी तक जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा? जी बिल्कुल शिवम, ये जो है रामनगर नौझील के रहने वाले हैं। ये 19 वर्ष मानव पुत्र मुकेश हैं, 28 वर्ष वेद प्रकाश पुत्र कुआरे हैं और 22 वर्ष नरेश पुत्र लोकेंद्र हैं। ये रामनगर नौझील के रहने वाले हैं। इनका तीनों का पोस्टमार्टम की पुलिस ने 4 बजे तक तैयारी कर ली थी और इनका पोस्टमार्टम के लिए इनकी तैयारी हो गई थी। पोस्टमार्टम हाउस पे भी इनकी डेड बॉडी पहुंच गई थी। उसके बाद जो है जो ट्रैक्टर ट्रॉली का जो मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस जरूर करेगी और उसको क्योंकि कब्जे में ले लिया था ट्रैक्टर को, लेकिन ये तीनों गंभीर रूप से घायल होने के बाद में जब इनको पास में CSC केंद्र पर ले जाया गया तो ये काफी गंभीर थे, लेकिन तब तक इन्होंने दम तोड़ दिया था। जी शिवम। फारूक, जो ये घटना घटी है, एक तो ट्रैक्टर ट्रॉली की स्पीड थी या ये जो तीनों कांवड़िए थे क्या ये एक ही बाइक पर सवार थे और स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये घटना घटी या किसी की लापरवाही इसमें कुछ सामने निकल कर आई? जी, घटना स्थल पर मौके पर जो लोग मौजूद हैं उनके अनुसार जो है कि कांवड़िए जो थे ये तीनों एक ही मोटरसाइकिल पे थे और इनकी भी कुछ स्पीड जो है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ज्यादा बताई जा रही। उसी तरीके से जो ट्रैक्टर ट्रॉली की थी और वो की जो है स्पीड अधिक थी और स्पीड में ये उसमें घुसी हैं और घुसने के बाद में उसकी भी स्पीड अधिक होने के कारण ये पीछे से घुसने से एकदम ट्रॉली में नीचे चले गए, जिससे जो है तीनों की दर्दनाक मौत हुई है। ठीक है फारूक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी घटना की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में बुलंद बायोगैस प्लांट में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले डकैत मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है उनको। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली डकैत नईम के पैर में लगी और घायल अवस्थी में नईम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार डकैत नईम जो है उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिला मुख्यालय पर बने महिला थाने में कन्नौज पुलिस का मिशन ऑपरेशन परिवार परामर्श को अब नया ठिकाना मिल गया है। इससे पहले पुलिस लाइन में, उसके बाद पुलिस अधीक्षक दफ्तर के एक छोटे से कमरे में संचालित हुआ करता था, लेकिन अब पुलिस अधीक्षक के द्वारा आज इसका महिला थाने में उद्घाटन हो गया है। आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पति पत्नी के बीच हुए मनमुटाव को दूर करके दोनों को एक साथ हंसी खुशी से परिवार को एक साथ कैसे रहना है ये सिखाता है। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट नई किरण से अब तक कई परिवार बिखरने से बचा चुका है। जिला थाना परिसर में परिवार परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इससे पहले ये पुलिस ऑफिस में एक कमरे से संचालित था। यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बेहतर सुविधाओं के साथ पूरा फुली एसीड रूम है, ताकि यहाँ पे जो भी कपल्स हैं उनको एक अच्छा वातावरण मिले। हमारी पुलिस ऑपरेशन किरण के नाम से एक मिशन चला रही है, जिसमें जो भी कपल्स हैं या पति पत्नी हैं जिनके बीच में वाद विवाद है, हमारा प्रथम उद्देश्य ये होता है कि उनके परिवार को बचाया जाए, उनके जो बच्चे हैं उनके बेस्ट हित को देखा जाए, जिसके चलते हम लोग जो भी कपल्स सहमति देते हैं कि उनकी काउंसलिंग कराई जाए। तो इस परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग कराई जाती है
इस वर्ष अब तक टोटल 179 कपल्स की सक्सेसफुली काउंसलिंग कराई जा चुकी है। उनके बीच जो विवाद थे उनको खत्म करके ऐसे कपल्स पुनः अपने परिवार में हंसी खुशी से रह रहे हैं। और मुझे आशा है कि इस नए केंद्र जो यहाँ से संचालित होगा और इससे हमारी पुलिस और बेहतर काम करेगी। तो वहीं कन्नौज के जिला अस्पताल में चश्मा बनवाने के नाम पर खुलेआम मरीजों से धनुगाही जारी। नेत्र परीक्षण अधिकारी का खुलेआम चश्मा बनवाने वाले लोगों से धनुगाही करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद भी सीएमएस खामोश। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां मासूम बच्चे पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। पालतू कुत्ते ने मासूम बच्चे के गुप्तांग यानी प्राइवेट पार्ट में काट लिया और घटना ये तब हुई जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। तभी कुत्ते ने अचानक बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्ते के काटने से मासूम बुरी तरीके से लहूलुहान हो गया। आनन फानन में परिजनों ने बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बच्चे की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला कुरारा थाना इलाके के भोली गांव का बताया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना में यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जीआरपी टीम ने तत्काल घेराबंदी की। सूझबूझ से किसी यात्री को चोट फिलहाल नहीं पहुंची है। बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस पर 15,000 का इनाम घोषित है। बदमाश पर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों की भीड़ थी। उस दौरान जीआरपी और इस बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आउटर की तरफ प्लेटफार्म नंबर 8 के कोने पर है। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस पार्टी को रवाना किया गया। पुलिस पार्टी छुपते छुपाते उस संदिग्ध व्यक्ति के पास तक पहुंची। संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी को देखते ही फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी अपने बचाव में एक राउंड फायर किया गया तथा संदिग्ध व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा गया। संदिग्ध व्यक्ति द्वारा तेज कदमों से पीछे की तरफ दौड़कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा उक्त संदिग्ध व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सत्यप्रकाश बताया। सत्यप्रकाश फरह थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो मथुरा जंक्शन जीआरपी से मुकदमा अपराध संख्या 134/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त है, जिसके ऊपर पुलिस अधीक्षक जीआरपी अनुभाग द्वारा आगरा द्वारा 15,000 रुपये का पूर्व से ही इनाम घोषित है। अभियुक्त को कब्जे में लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तथा जमा तलाशी ली गई तो अभी उक्त व्यक्ति के कब्जे से पीली धातु के आभूषण बरामद हुए, जिनमें एक मंगलसूत्र, एक चैन, कानों की झुमकी तथा एक सोने की अंगूठी जो पीली धातु की हैं। अभियुक्त से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह आभूषण मेरे द्वारा मथुरा जंक्शन पर ट्रेन से चुराए गए थे। उक्त आभूषणों की जानकारी की गई तो उक्त आभूषणों के संबंध में पूर्व में ही थाना मथुरा जंक्शन पर मुकदमा अपराध संख्या 73/24 धारा 380 आईपीसी तथा मुकदमा अपराध संख्या 121/24 धारा 379 आईपीसी। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।